हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपका समय घर पर अच्छा बीत रहा होगा। लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए और व्यायाम कर रहे होंगे अपने शरीर को बेहतर रखने के लिए। तो आज की वर्कशीट पर हम चर्चा करेंगे। विषय हमारा विज्ञान है, यानी साइंस वर्कशीट नंबर 8 जो 21 अक्टूबर 2020 को आई है क्लास 8 के लिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं भोजन को लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए, उसे खाने योग्य बनाए रखने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, जिसको आपने देखा भी होगा। हम देखते हैं खाना जो हम खाते हैं, कई बार अगर हम अभी नहीं खाने वाले हैं तो हम उसको प्रिजर्व कर कर रख सकते हैं, यानी कि संभाल कर रख लेते हैं ताकि हम उसको बाद में खा सकें। तो ये अलग अलग विधियों द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम खाने को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, यानी कि खाद्य परिरक्षण के उपाय, जिसको इंग्लिश में प्रिजर्वेशन बुलाते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप खा सकते हैं? क्या सर्दियों में आपको आम मिल जाएंगे और गर्मियों में आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी? क्या सोचते हैं आप, मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है। हमको सर्दियों में भी आम मिल जाते हैं, भले ही वो महंगे मिलते हैं। महंगे इसलिए मिलते हैं क्योंकि अब वो कम हैं, कुछ ही बचे हैं जिनको स्टोर करके रख लिया गया है, प्रिजर्व करके रख लिया गया है। तो प्रिजर्व तो थोड़े ही करे गए हैं। जब मौसम था तो लगातार कई सारे आम, कई सारी स्ट्रॉबेरीज आ रही थी, लेकिन जब मौसम नहीं है तो हमने जिनको स्टोर करके रखा है वही बेचेंगे। और जो दुकानदार हैं वो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो वो उसको थोड़ा महंगा बेचते हैं। ठीक है, तो हमको गर्मी में सर्दी के सीज़न के फ्रूट्स मिल जाते हैं और सर्दी में गर्मी के सीज़न के फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, भले ही वो थोड़ा महंगे मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। आपने देखा है, हम अगर घर पर ब्रेड का कोई लोफ, जो हम ब्रेड खाते हैं, उसको अगर किचन में आप छोड़ दो, आप देखेंगे तीसरे ही दिन इस पर फफूंद लग जाती है। हरे हरे रंग के, हल्के पीले रंग के फफूंद नज़र आती है, कुछ इस तरह से उभरी हुई सी, रुई जैसी। तो ये जो रुई जैसी वस्तु आपको ब्रेड पर नज़र आ रही है, ये खाने लायक बिल्कुल नहीं है। आप गलती से भी ऐसी ब्रेड को खा ना लें, क्योंकि ऐसी ब्रेड खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस ब्रेड पर फंगस लग चुकी है, यानी कि इस ब्रेड पर कवक लग चुका है, जो अगर आपके शरीर में चली जाएगी तो आपको बहुत नुकसान कर सकती है। तो आपको ऐसी ब्रेड को या ऐसे किसी फूड आइटम को नहीं खाना जिस पर फंगस का अटैक हो चुका हो, जिस पर कवक का आक्रमण हो चुका हो, जिस पर कवक लग चुकी हो। तो फिर आगे आगे देखते हैं। हाँ, तो ये जो फंगस है, ये जो कवक है, ये ब्रेड पर लग कैसे जाती है, हम देखते हैं। ये सेम ब्रेड का एक पीस ले लेते हैं। पहले दिन ब्रेड पर फंगस नहीं लगा, दूसरे दिन यानी कि लगभग 48 घंटों के बाद से फंगस लगना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, कंडीशन कैसी है रूम के अंदर, उस रूम के अंदर जहाँ पर ये हमारा फूड हमने स्टोर किया है। अगर उस रूम के अंदर नमी है, उस रूम के अंदर जो तापमान है वो थोड़ा वार्म है, हल्का गुनगुना सा तापमान है, तो ऐसे में फंगस के लिए यानी कि कवक के लिए अच्छी परिस्थिति हो जाती है कि वो ऐसे मौसम में, ऐसे परिस्थिति में पनप सकती है। अब आप कहेंगे ये फंगस आई कहाँ से? हम तो नहीं लेके आए फंगस को, हमने तो अपने घर में फंगस को आने नहीं दिया, हमने तो घर में सफाई करी थी, हम तो रोज़ सफाई करते हैं, तो ये फंगस आया है कहाँ से? तो बच्चे लोगों, ये फंगस के स्पोर्स जैसे पौधों के बीज होते हैं, आपने देखा होगा पौधा किसी एक जगह पे उगा होता है, लेकिन उसके बीज बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ बीज जाते हैं वहाँ वहाँ नया पौधा उगाता है। उसी तरह फंगस यानी कवक के स्पोर्स होते हैं, जिससे नया फंगस, नया कवक का जन्म होता है। तो ये फंगस के स्पोर्स यानी कि बीजाणु, फंगस के बीजाणु, हिंदी में इन्हें बीजाणु कहा जाता है और इंग्लिश में इनको स्पोर्स कहा जाता है।
तो ये जो फंगस के स्पोर्स हैं, कवक के जो बीजाणु हैं, ये हवा में ही तैरते रहते हैं। इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के साथ तैरते रहते हैं। यानी हमारे रूम में, हमारे कमरों में, हमारे घर के अंदर भी उपस्थित रहता है, हवा के साथ घर में भी आ जाता है। और जैसे ही इसको परिस्थितियां अनुकूल मिलेंगी, यानी कि जैसे ही सूटेबल कंडीशंस मिल जाएंगी। सूटेबल कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मतलब है थोड़ा वार्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना सा तापमान, ठंडा नहीं। ठंडे तापमान पे नहीं ये ग्रो कर पाएगी, ठंडे तापमान पर नहीं पनप पाएगी। टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म चाहिए, वार्म चाहिए। साथ ही इसको चाहिए मॉइस्चर भी चाहिए, यानी नमी भी चाहिए वातावरण में। ठीक है, ये हो गए दो चीज़ें। क्या चाहिए? वार्म चाहिए, नमी यानी मॉइस्चर चाहिए। तीसरी चीज़ इसको चाहिए शेड। शेड चाहिए, छाया वाली जगह चाहिए। ये ऐसी जगह नहीं उग सकती जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, या ऐसी जगह जो बिल्कुल अंधेरे में है, जहाँ बिल्कुल ना तो गर्मी है, गर्माहट बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल कालकोठरी जैसा। ऐसी जगहों पर ये नहीं उगता। ये कहाँ उगता है? जहाँ हल्की सी गर्माहट हो, जो छाया में हो, जो भाग डायरेक्ट सनलाइट, जो हिस्सा घर का डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त ना करता हो, यानी कि ढका हुआ हो, प्लस जहाँ पर हल्की नमी भी हो। जैसे ये सारी चीज़ें हमको किचन में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो ऐसी जगह जब हवा में जो स्पोर्स हैं, हवा में जो बीजाणु हैं, इनको जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, और वहाँ पर फूड आइटम भी होगा, वहाँ पर अगर कोई फूड आइटम होगा जिस पर फंगस फीड कर सकती है, जो फंगस के लिए खाने लायक हो सकता है, तो फंगस उसी वस्तु पर ग्रो कर जाएगी, यानी फंगस का वर्क उसी वस्तु पर पनपने लगेगी। तो ऐसा ही होता है किचन में रखी हुई ब्रेड, जहाँ हल्का सा तापमान गर्म होता है, शेड होता है, छत है किचन में हमारी तो छाया है, प्लस नमी भी होती है किचन में। तो ऐसी जगहों पर हमने अगर कोई खुली वस्तु छोड़ दी, खाना खुला छोड़ दिया, तो उस पर कवक या फंगस का अटैक हो जाता है, फंगस उसको संक्रमित कर देती है। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि खाना, देखो ये कंडीशंस को रोक पाना तो मुश्किल है, हम किचन में से टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। किचन में खाना बनता है, किचन में गर्माहट रहती है, किचन में पानी है, पानी का इस्तेमाल है, तो किचन में नमी भी रहती है, और शेड तो रहेगा, छाया तो रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन तीनों चीज़ों को नहीं रोक सकते, हम केवल उस खाने की वस्तु को रोक सकते हैं कि खाने की वस्तु किचन में ना रखी, छोड़ी जाए, खुली छोड़ी ना जाए, और कई दिनों तक ना छोड़ी जाए। तो अगर हम इस प्रक्रिया को किसी तरह से तोड़ देते हैं, किसी एक चीज़ को कम कर देते हैं बीच में से, तो फंगस का या जीवाणु का, ऐसे सूक्ष्म जीवियों का जो अटैक होने वाला था खाने के पदार्थ पर, वो उससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भोजन का संदूषण, जो हमारा खाना है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फूड पॉइजनिंग की। तो फूड पॉइजनिंग क्या था? जब बैक्टीरियल अटैक हो गया था खाने पर, खाना खुला छोड़ने की वजह से खाना पे बैक्टीरिया का अटैक हो गया था, खाना पुराना हो गया था, उस पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कवक, इन सब ने अटैक कर दिया था, और ऐसे खाने को हमने खाया तो हमको फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो यदि ऐसा संदूषण वाला खाना, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे? ये जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, फंगस है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये फंगस, ये सब खाने के साथ कुछ रसायन मिलाते हैं, और खाने का जो कॉम्पोजिशन था, जो हमारे खाने का नेचर था, उसको थोड़ा बदल देते हैं, तो खाना खाने लायक नहीं बचता। ऐसे खाने को यदि आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाने की वस्तु का रंग बदल जाता है, तथा इनके स्वाद में भी बदलाव आ जाता है, और उसमें से बदबू आ जाती है, वह खाने योग्य नहीं रहती। तो खाना यदि संदूषित हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा, खाने का रंग बदल जाएगा, खाने से स्मेल आने लगेगी, वो खाने लायक बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यदि आपने देखा होगा, कोई खाना अगर बाहर रह जाए कुछ दिनों तक, तो उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका रंग बदल जाता है, झाग सा बन जाता है ना? तो वह खाना गलती से भी नहीं खाना चाहिए, वो हानिकारक है सेहत के लिए। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल
हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सके। यदि हम चाहते हैं कि एक प्रकार का खाना जो हमने बनाया है, जो हमने तैयार किया है, ये लंबे समय तक चले, हम इसका उपयोग बाद में भी कर सकें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका परिरक्षण कर सकते हैं। परिरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, किस तरह से हम परिरक्षण करते हैं, आइए अब वो जान लेते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवियों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय यानी केमिकल्स के जरिए उपाय करना। किस तरह से करेंगे? जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं। हमारा जो खाना हमने तैयार किया है, जो हम चाह रहे हैं कि लंबे समय तक चले, उसमें हम कुछ केमिकल मिला देंगे, यानी कुछ रसायन मिला देंगे। उस रसायन के मिल जाने से सूक्ष्म जीव उस भोजन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म जीव उस भोजन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। बैक्टीरिया, फंगस, कवक, विषाणु अगर ये खाने में ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा भोजन संदूषित नहीं होगा। भोजन संदूषित नहीं होगा तो वो हमारे खाने योग्य बना रहेगा। तो वो कौन से रसायन हैं जिनको उपयोग हम कर सकते हैं? वो हैं सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन दो रसायन का यानी केमिकल का उपयोग हम कर सकते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि खाने के परिरक्षक के लिए। तो इस तरह खाने को प्रिजर्व करना, इनमें से किसी भी उपाय द्वारा खाने को प्रिजर्व करना, खाने को लंबे समय तक सही खाने योग्य बनाए रखना परिरक्षक कहलाता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है नमक द्वारा। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि नहीं हो पाती। यदि हम अपने इन खाने के पदार्थों को खूब सारा नमक डाल के उससे ढक देंगे तो सूक्ष्म जीव उस वस्तु पर अटैक नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म जीव अगर ऐसी जगह पर जाएगा तो सूक्ष्म जीव मर जाएगा, और वो नहीं चाहता कि वो मर जाए, इसीलिए ऐसी जगह पर वो जाता ही नहीं है। ऐसे खाने के पदार्थ के पास वो जाएगा ही नहीं जहाँ पे खूब सारा नमक हो। यदि वो चला गया तो वो मर जाएगा, यानी कि हमारा खाना फिर भी सेफ रहेगा। चीनी द्वारा परिरक्षण किया जा सकता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण क्या हुआ? जैसे कि जैम में आप देखते हैं ना कितना मीठा होता है, उसमें चीनी का उपयोग होता है खाने को प्रिजर्व करने के लिए, उसके परिरक्षण के लिए। तेल एवं सिरके के द्वारा आपने देखा है पिकल्स यानी कि अचार में, अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। तेल और सिरका भी बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को यानी जीवाणु, विषाणु और कवक को अंदर नहीं आने देता, खाने के पदार्थ पर पहुंचने नहीं देता, जिससे हमारा खाने का पदार्थ सेफ रह जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, ये आपने देखा होगा, जब हम बाहर से दूध लेकर आते हैं तो हम दूध को तुरंत गर्म करते हैं और उसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में संभाल देते हैं। तो यदि हम दूध को उबालते हैं, उससे उसमें अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यदि सूक्ष्म जीवियों को नमी मिलेगी, थोड़ा गर्माहट मिलेगी और शेड मिलेगा, छाया मिलेगी, तो उनके लिए बहुत अनुकूल कंडीशंस हो जाएंगी ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन ना मिले या तीनों में से कोई एक भी ना मिलेगा तो भी सूक्ष्म जीव वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रिज में रख दो अपने खाने को। हम सभी लोग इसीलिए अपने घर में फ्रिज रखते हैं, ताकि अगर कोई खाना बच रहा है तो हम उसको फ्रिज में रख सकें और सूक्ष्म जीवियों से अपने खाने को बचा सकें। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। एक सेकेंड, आगे हम बात करेंगे पाश्चुरीकरण के बारे में, यानी कि पाश्चराइजेशन के बारे में। अब ये पाश्चराइजेशन क्या होता है? हम जो थैली वाला यानी कि पैकेट वाला दूध लेते हैं, उसमें जो दूध हमको प्राप्त होता है वो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। अब ये पाश्चराइज्ड मिल्क क्या होता है? इसमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 15 से 30 सेकंड, देखिए कितना थोड़ा सा समय है, केवल 15 से 30 सेकंड के लिए बहुत गर्म, कितना गर्म, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए इतना गर्म करना है, और जैसे ही 15 से 30 सेकंड हो जाते हैं
दूध को तुरंत बहुत ठंडा कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर अगर कोई जीवाणु विषाणु था तो वो मर जाएगा, साथ ही कोई नया जीवाणु विषाणु उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन बुलाते हैं। पाश्चराइजेशन इसका नाम क्यों रखा गया? साइंटिस्ट हैं पाश्चर, उनके नाम पर सबसे पहले पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया इन्हीं साइंटिस्ट जिनका नाम लुई पाश्चर है इन्होंने ही समझाया था। तो इन्हीं के नाम पर इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनके नाम से जाने जाने के लिए कि इन्होंने ही आविष्कार किया था, इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो लुई पाश्चर के नाम पर ही प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन रख दिया गया। इसमें हम क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पाश्चुरीकरण कृत मिल्क को यानी कि पाश्चराइज्ड मिल्क को बिना उबाले बिना पकाए भी पीते हो तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसको पी सकते हो, वो पीने लायक होगा। आगे बात करते हैं भंडारण एवं पैकिंग की। भंडारण एवं पैकिंग कैसे, स्टोर कैसे करेंगे सामान को, और उस स्टोर्ड सामान को आगे अगर हमें भेजना है पैक करके तो पैकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये चित्र आलमंड्स हैं, बादाम हैं जिनको पैकेट में रखा गया है। इसी तरह आपने देखा होगा मशरूम्स भी पैकेट्स में आते हैं, पैक्ड आते हैं, सील्ड आते हैं, जिसमें हवा अंदर ना आ पाए। हवा से हमारा मेन मकसद है ऑक्सीजन को रोकने का तथा सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को रोकने का। यदि ये अंदर आ जाएंगे तो हमारा जो अंदर खाना हमने स्टोर किया है, पैक किया है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब हम पैकिंग में हवा ऐसे पैक कर देते हैं कि हवा अंदर नहीं जा सकती, तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव से सुरक्षा मिल जाती है हमारे खाद्य पदार्थ को और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से हम अपने खाने को लंबे समय तक बचाए और बनाए रख सकते हैं, ऐसा कि उसको बाद में भी खाया जा सके। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम कर लेते हैं प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। तो रासायनिक परिरक्षक कौन से हो गए, जो हमने अभी पढ़ा, ऊपर आपको दिया गया है, ये आपको खुद से करना है। खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके, खाद्य परिरक्षण के तरीके भी आपको बताए गए हैं, ये भी आप ढूंढ के लिखेंगे। अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है, ये भी आपको पता है। क्यों डाला जाता है, ताकि सूक्ष्म जीव इस पर अटैक ना कर सके, खाद्य पदार्थ पर। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ पर अटैक नहीं कर सकता, ऐसे खाद्य पदार्थ पर नहीं पनप सकता जहाँ बहुत अधिक मात्रा में तेल और नमक होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर सूक्ष्म जीव जाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो चीज़ आप बता सकते हैं। जैसे हो गया जैम हो गया, और क्या हो गया, जूस हो गया, और क्या हो गया, आइसक्रीम हो गई, मैंगो आइसक्रीम आती है एकदम आम, खाया होगा आपने, आइसक्रीम हो गई। और क्या हो सकता है, जैम, जूस, आइसक्रीम, अचार, है ना, पिकल, आप सभी ने खाया होगा। तो इसके अलावा ज़रूरी नहीं है 4 ही लिखने हैं, आपको और याद आते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस लगातार मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।